एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 16 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो हेडलाइन है वो देखते हैं। जो ये आपका 79th इंडिपेंडेंस डे हुआ है, उसको लेकर काफ़ी सारे आपको स्कीम वगैरह हैं, तो आज ये भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। और इंटरनेशनल जो आपका प्लास्टिक ट्रीटी था जो कि फेल हो गया, नहीं साइन नहीं हो पाया, तो इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्या आपका, ये आपका 79th इंडिपेंडेंस डे को लेके। तो यहाँ पे रेड फोर्ट से जो आपका कुछ चीज़ें जो कि हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले रेड फोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो रेड फोर्ट जो है आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। 17th सेंचुरी में ये बना हुआ है और रेड स्टोन से बना हुआ है। इवन आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है या कौन सा स्टाइल यूज़ किया गया है। तो ये ब्लेंड है, ठीक है, मिक्सचर है किस चीज़ का, इंडो इस्लामिक पर्शियन कल्चर का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दो तीन चीज़ें इसके अंदर फेमस है, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है। तो दीवाने आम जो है वो कॉमन पीपल के लिए था, जो मीटिंग हॉल था वो, ठीक है। और दीवाने खास जो था वो आपको जो प्राइवेट ऑडियंस थे उनके लिए बनाया जाता था। इसी में यहाँ पे एक और चीज़ फेमस है आपका पर्ल मॉस्क, ठीक है। इसको ही मोती महल भी बोला जाता है। तो ये सब आपको मॉन्यूमेंट्स जो ये रेड फोर्ट के अंदर मिलता है। और ये कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ मेजर इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ वेपनरी न्यूक्लियर एनर्जी डीप वाटर एक्सप्लोरेशन। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन को लेकर कल ही मैंने आप लोग को बताया था कि समुद्रयान मिशन जो है, ठीक है, उसमें जो टारगेट है आपका 6000 का, ठीक है, जिसको अचीव करने की बात हो रही है कब तक, 2027 तक। तो इन सारी चीज़ों पे आपका डिस्कशन हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की भी बात की गई है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपका है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी, क्योंकि बहुत सारे स्कीम जो आपको एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से डेट पे ये लॉन्च हुआ था, ये कहाँ से लॉन्च हुआ था। तो ये विकसित भारत रोजगार योजना जो है आपको 15 अगस्त, और कहाँ से लॉन्च हुआ, ये आपको रेड फोर्ट से हुआ है। तो ये ऐसे याद रखना है, या फिर आपको पूछ दिया जाता है कि कौन से सिटी, कौन से कहाँ से लॉन्च हुआ है। तो ये जो है इसमें यूथ अलॉन्ग विद द हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, क्योंकि अगर देखोगे तो इंडिया में आपका यूथ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और जो आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए आपका ये योजना लेके आया गया है। तो इसमें आपको कुछ डेटा स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि आउटले इसका कितना है, कितना इस पर जो फंडिंग कितना होने वाला है। तो टोटल 1 करोड़ का भी आसपास दिखाया जा रहा है। इसमें जो बेनिफिट कितने लोगों को होने वाला है, तो ये 3.5 करोड़ के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हो रही है इसके अंदर। अब इसमें कुछ अमाउंट जो है वो देने की बात हो रही है, जैसे कि इंसेंटिव आपको कितना दिया जाएगा, 15K, ठीक है, 15,000 जो देने की बात हो रही है, वो 2 इंस्टॉलमेंट में। तो ऐसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बना के कि कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा, कितना अमाउंट ये किया गया। तो 15,000 है आपको, और 2 इंस्टॉलमेंट में देने की बात की गई है। टारगेट फंड भी याद रखना 1 करोड़ के आसपास है, और बेनिफिट कितने को होने वाला है, 3.5 करोड़ को। योजना क्या है आपका, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। डिफरेंट स्टेट और यूटी में आपको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट जो ये आपका है, डेथ टोल टू क्लाउड बर्स्ट अफेक्टेड इन किश्तवाड़। तो ये एक तो प्लेसेस याद रखना, किश्तवाड़ आपका नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे आपको क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इसके वजह से काफ़ी लॉसेस हुए। तो यहाँ पे एक रीज़न पता होना चाहिए कि क्लाउड बर्स्ट जो आपका होता है वो ऑरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से होता है, जब आपका वार्म एयर जो है वो एसेंड होना शुरू होता है, ठीक है। इसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी भी इसके रीज़न होता है क्लाउड बर्स्ट का, बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो क्लाइमेट चेंज, अभी रिसेंट में आपका चल रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका ये इम्पैक्टेड हो सकता है, जो आपका क्लाउड बर्स्ट है वो हो सकता है। एक आपका जो ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टाइप्स ऑफ क्लाउड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड में ये एक तो क्लाउड बर्स्ट का ये भी पूछा जाता है कि कौन से क्लाउड की वजह से होता है। तो ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की वजह से होता है, जिसको थंडर क्लाउड भी बोला जाता है। तो ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, ऐसा नहीं कि मैं पहले बार आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था कि जो क्लाउड बर्स्ट होता है वो कौन से क्लाउड की वजह से होता है, कौन से टाइप ऑफ क्लाउड की वजह से होता है। तो ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की वजह से होता है, जिसको थंडर क्लाउड भी बोला जाता है। यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट न्यूज़ है आपका वो मीटिंग को लेकर, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया था कि अलास्का में मीटिंग होने वाला है, ठीक है, रसिया और यूएसए का, जिसमें जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अलास्का समिट याद रखना आप लोगों को, अभी हो रहा है
और किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है आपको पूछा जाए कि अलास्का समिट या अलास्का टॉक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको रसिया यूक्रेन वॉर को लेके था, जिसमें यूएसए और रसिया ने क्या किया, बात करने की बात कोशिश की है। तो ये मीटिंग याद रखना है आपको। अलास्का के बारे में भी ऑलरेडी मैंने बता रखा कि अलास्का जो अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ रसिया, ठीक है, बट जो क्रीमियम वॉर में आपको रसिया का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, उसको रिकवर करने के लिए जो रसिया ने क्या किया था, इसको नेगोशिएशन किया था यूएसए के साथ, बट लेटर इसको 1959 में फुल फ्लेज तरीके से जो ये अलास्का जो पार्ट बन जाता है किसका, यूएसए का। और ये 49th नंबर का स्टेट है, कहाँ का, यूएसए का। तो ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट न्यूज़ है ये आपका, एफर्ट टू रीच अ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन हैव फेल्ड। अब ये आपको ग्लोबल प्लास्टिक को लेके जो, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसको लेके बहुत सारा आपको ट्रीटी साइन करने की बात हो रही थी, जिसको जो कि फेल हो गया। तो यहाँ पे आपका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया, और ये ट्रीटी का जो टॉक चल रहा है, कब से चल रहा था, सिंस 2022 से चल रहा था। अब इसमें बहुत सारे कंट्री जो है वो इसको उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जैसे कि यूके ने एक्सेप्ट करने से मना किया, इवन यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्री ने इसको एक्सेप्ट करने से। तो खासकर जो, अगर जहाँ से मोस्ट आपको ये जनरेट हो रहा प्लास्टिक, अगर वही कंट्री इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो इसका कंक्लूजन निकलना नियरली इम्पॉसिबल था। तो ये आपका फेल हो चुका है। बट हमारे लिए जो है स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन जो आपका कब बना था, 1945 के बाद, ठीक है, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होता है उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन डे होता है आपका, ठीक है, वो याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन डे। ये आपको 24 अक्टूबर को होता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में आपका यूनाइटेड नेशन बना हुआ था। अब अराउंड 100 countries सपोर्टेड लिमिटिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन, वाइल ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन पुश फॉर अ फोकस ऑन रिसाइकलिंग इंस्टेड। अब बहुत सारे कंट्री ने अपना अपना रीज़न दिया कि ये प्लास्टिक को बैन करेंगे तो फिर वो किस तरह से अपने जो चीज़ें उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसमें जो है पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसीलिए ट्रीटी जो वो फेल हो गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, यहाँ पे आपका ज्योतिबा फुले से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वहाँ से जो भी आपको स्टेटमेंट आया, रेड फोर्ट पे जो भी आपका इवेंट हुआ, वहाँ पे अगर कुछ आपको पीआईवी में आ रहा है, तो वहाँ से मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये पर्सनैलिटी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले 200 बर्थ एनिवर्सरी होने वाला है। ज्योतिबा फुले के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सोशल रिफॉर्मर है ये, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। महात्मा ज्योतिबा फुले वॉज रिनाउंड इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम द महाराष्ट्र, ठीक है। अब इनका जो बर्थ है वो 1827 सतारा में हुआ था। और बेस्ट नोन किस चीज़ के लिए जाने जाती है, इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम, प्रमोट वुमेंस एजुकेशन, एम्पावर द ऑप्रेस्ड। तो कास्टिज्म को लेकर इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है। इवन वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्होंने, इनका बहुत सारा काम है। तो ये आपको सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। इनके कुछ बुक्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो सबसे बहुत फेमस बुक है इनका गुलामगिरी है, जो कि 1873 में लिखा हुआ है। तो बुक ये याद रखना है कि आपको पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी का ऑथर कौन है। उसके बाद तृतीय रत्न है, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया था, जिसको त्रिरत्न करके भी बहुत कहीं जगह ये बुक लिखा होता है, बट इसका नाम तृतीय रत्न है। तो ये भी आपको ज्योतिबा फुले ने ही लिखा हुआ है। और श्वेतकर असूद, ठीक है। तो ये कास्टिज्म से रिलेटेड बुक है, जो कि आपको जो कास्ट सिस्टम उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा था, और जो कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन है आपका। तो ये तीनों बुक आप याद रखना कि श्वेतकार असूद, गुलामगिरी, तृतीय रत्न, ठीक है। ये तीनों बुक जो है वो ज्योतिबा फुले ने लिख रखा है। और ये आपका क्या है, सोशल रिफॉर्म है, जो कि महाराष्ट्र सतारा से बिलोंग करते हैं। इनकी वाइफ थी कौन, सावित्री बाई फुले, ठीक है, जिनके बारे में बोला जाता है कि वो पहली फीमेल थी जिन्होंने क्या किया था, आपको फर्स्ट फीमेल टीचर बोला जाता है इंडिया का उनके बारे में, ठीक है। उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वुमेन एजुकेशन को लेके। इनका एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। He along with his follower formed the सत्यशोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रुथ टू अटेंड इक्वल राइट्स फॉर peasant एंड पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट। तो ये याद रखना है, एज इट इज़ याद स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज जो था आपका, ठीक है, जिसको सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रुथ भी बोला जाता है, वो किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो बस ऐसा नहीं याद कि लोअर कास्ट या फिर आपको कास्टिज्म से रिलेटेड उसमें मैटर रखा गया था। इवन जो आपके पेरेंट्स थे उनके जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उसको भी टैकल करने के लिए आपको ये सत्यशोधक समाज बनाया गया था। तो दोनों चीज़ें याद रखना आप लोग। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका,
हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की गई है। तो इंडिया का क्या अचीवमेंट रहा है, ठीक है, और क्या आगे क्या क्या चीज़ें सोचा जा रहा है, और क्या क्या आपको पूरे साल न्यूज़ में था स्पोर्ट्स, तो ये एक एक साथ ही यहाँ पे आपको ये चीज़ें सब है, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको, और यहाँ से बहुत बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट किया गया एफर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव अ स्पोर्ट्स, जो आपको प्रोत्साहन देने की बात की गई है, पर्टिकुलरली जो खेलो इंडिया पॉलिसीज़ हैं। इसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हेल्ड करवाने की बात की गई है डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट कैटेगरीज में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम। अगर कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि खेलो इंडिया विंटर गेम का जो है कैपिटल किसको बनाया गया था, गुलमर्ग को बनाया गया था। खेलो इंडिया पारा गेम और खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है। ये बीच गेम आपका कहाँ पे हुआ था, यूटी है आपका, ड्यू। यहाँ पे बात किया गया कि कौन कौन सी जो आपको डेवलपमेंट आइडेंटिफिकेशन टैलेंट जो है वो कौन से एरिया को करना है, जैसे कि ओलंपिक्स को लेके बात की जा रही है, एशियन गेम्स को, कॉमनवेल्थ गेम को, वर्ल्ड चैंपियनशिप ईटीसी, ये सब कवर करने वाले हैं। यहाँ पे अचीवमेंट के बारे में भी बात किया गया कि हमारा अचीवमेंट क्या है। जैसे कि एक तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया एस्पायर्स टू होस्ट द 2036 समर ओलंपिक्स। तो 2036 का समर ओलंपिक्स इंडिया में होने की बात हो रही है। लेट्स सी क्या आता है निकल के। और क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि इंडिया में होता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग 2036, तो ईयर भी याद रखना, पूछा जा सकता है। अंडर द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये आपको हो सकता है कि टॉप्स स्कीम पूछा, ऐसे शॉर्ट में ही पूछा जाएगा कि टॉप्स जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका 2014 में ही लॉन्च हुआ था, बहुत पुराना स्कीम है। अब ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, और इस स्कीम के अंदर क्या है, आपको सेवरल यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट्स एंड जो स्पोर्ट्स के आपको यंग जो जनरेशन है जो आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनको बेस्ट सर्विस या मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ठीक है। जो खासकर जो मेडल विन करके आते हैं ओलंपिक्स में, उनको मॉनिटरी या इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करने की बात की जाती है। तो टॉप स्कीम याद कर रखना आप लोग, 2014 का है, और किसके लिए है, आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से, खासकर जो ओलंपिक में मेडल जीत के आते हैं, उनको उनको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब दिस इज लीड टू इंडियाज़ बेस्ट मेडल टैली। तो हम देखते हैं कि अगर टोक्यो आपका ओलंपिक 2020 में हुआ था, इसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा था, 7 मेडल जीता था, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्राउन्स। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स था, गोल्ड मेडल तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये 1 गोल्ड मेडल था। इवन पेरिस का जो आपका 2024 का ओलंपिक था, इंडिया वोना 6 मेडल, ठीक है, इंक्लूडिंग सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। इसमें इंडिया को एक भी गोल्ड नहीं मिला हुआ था, बट टोटल कितना था आपको मेडल, 6 मेडल था, जिसमें एक सिल्वर और बाकी सारे ब्रॉन्ज मेडल थे। बाकी अगर पैरा ओलंपिक का देखा जाए, ठीक है, जो डिसेबल पर्सन के लिए गेम होता है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत उसमें भी बहुत सारे अचीवमेंट आए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोक्यो वाला, जिसमें 19 मेडल हम लोग को मिला था, जिसमें 5 गोल्ड मेडल थे। इसके अलावा जो पैरा ओलंपिक पेरिस वाला हुआ था, उसमें भी 29 मेडल आए थे। यहाँ पे आपको एशियन गेम्स हॉन्जू, ठीक है, ये 2022 का पैरा एशियन गेम्स 2000, यहाँ पे इंडिया ने ब्रिज द 100 मेडल्स मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो पूछा जा सकते हैं, 100 मेडल हम लोगों ने जीता था, ठीक है। 106 मेडल किस चीज़ में, एशियन गेम्स में, जिसमें आपको 28 गोल्ड थे। तो ये सब कुछ अचीवमेंट है जो कि आपको वहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिसमें से आपको एक तो टॉप स्कीम याद रखना है, जो कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, 2014 में लॉन्च किया गया था। सपोर्ट मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई थी। थॉमस कप के बारे में बात किया गया, ठीक है, जो चैंपियनशिप आपका इंडोनेशिया में हुआ था 3-0 बैक इन 2022। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जो मिला हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बुडापेस्ट। तो ये सब आपको याद रखना है। अब जो मीनवाइल आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, ये आपको वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको पीटी उषा है। उन्होंने बताया कि जो अप्रूवल हम लोग कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इंक्लूडिंग स्पेशल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो ये मीटिंग वीटिंग हो रही है, बस 2030 का भी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो भी इंडिया में होस्ट करने की बात हो रही है। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका वेन्यू होगा वो कहाँ होगा, अहमदाबाद में होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका गोल्डन डोम को लेके।
तो आप लोगों ने आयरन डोम के बारे में सुना होगा, जो कि डिफेंस सिस्टम है, किसका है, इसराइल का है। बट अभी न्यूज़ में आपको ये गोल्डन डोम करके लेके है, ये डिफेंस सील्ड है। देखते ही आपको ये बनाने वाला कौन सा कंट्री है। तो ये अभी प्रेसिडेंट जो यूएस के, उन्होंने बात किया है कि वो डिज़ाइन करने वाले गोल्डन डोम डिफेंस, ठीक है। और इसके लिए अभी उन्होंने फंड की भी बात की, जिसमें $175 बिलियन डिफेंस प्रोग्राम है ये, जिसमें आपको ये प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है। अब उसमें जो है वो गोल्डन डोम टू भी, ये आपको जो है बाकी कंट्रीज़ अगर आप देखोगे तो काफ़ी आगे चला, जैसे कि कंट्रीज़ लाइक चाइना, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो इनके साथ कंपटीशन में आने के लिए अब ये आपको इसमें गोल्डन डोम जो है, इसमें नेटवर्क ऑफ 100 ऑफ सैटेलाइट यूज़ किया जाएगा ग्लोब विद द सोफिस्टिकेटेड सेंसर एंड इंटरसेप्टर। तो ये याद रखना आप लोगों को कि ये कैसे काम करने वाला है। इसमें 100 ऑफ सैटेलाइट यूज़ होने वाला है और सेंसर यूज़ होने वाला है, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा किस चीज़ को, जो अदर मिसाइल हैं। यहाँ पे आप ये लिखा हुआ कि किस तरह से वर्क करने वाला है। इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा, बट गोल्डन डोम याद आप लोग रखना कि ये यूएसए से रिलेटेड है, और आयरन डोम अगर आपसे पूछा जाए तो वो इसराइल का है। अब यहाँ पे आयरन डोम के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल रिसेंटली आपका जो है फ़लस्तीन पे किया गया था, हमस के ऊपर, ठीक है। तो ये किस तरह का आपका मिसाइल है, द शॉर्ट रेंज आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसको बनाया गया था किस चीज़ के लिए, इंटरसेप्ट करेगा रॉकेट फायर, ठीक है। तो ये इवन आपका इस्तेमाल किया गया था जब आपका फ़लस्तीन ग्रुप हमास ने क्या किया था, गाज़ा पर अटैक वगैरह हुआ था। तो ये बस याद रखना, शॉर्ट रेंज है ये, रेंज पूछा जाता है आपको, लॉन्ग रेंज है या मीडियम रेंज है। तो शॉर्ट रेंज है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और ये डिफरेंट आपको रॉकेट जो इसको क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करता है। इसराइल का सिस्टम है आयरन डोम, और जो गोल्डन डोम है वो यूएसए बना रहा है। आयरन डोम जो था ओरिजिनली ये प्रोवाइडिंग सिटी साइज कवरेज, इसका पहले जो बताया जाता रेंज कितना था आपको, 4 से लेके 70 किलोमीटर के बीच। लेकिन बट अभी जो आपको रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये है कि बताया जा रहा है कि इसका जो है वो रेंज एक्सपेंड किया गया, ठीक है। और कितना एक्सपेंड किया गया वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब जो यहाँ पे गोल्डन डोम बनाने की बात हो रही है, ठीक है, जो कि डिफेंस सिस्टम है, जिसमें 100 सैटेलाइट यूज़ किया जाएगा। अब ये बनाया कौन बना रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलन मस्क का कंपनी है आपका, ठीक है, स्पेस एक्स, जिसके साथ कोलोब्रेशन किया जाएगा, डिफरेंट और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बस हमें अभी रिसेंटली इतना ही याद रखना है कि इनका स्पेस एक्स किसका है, एलन मस्क का। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया था। तो ये एलन मस्क कोलैबोरेट करने वाले हैं इस पर, जो आपको गोल्डन डोम बनने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, इंडियन नेवल शिप इन श्रीलंका फॉर स्लीनेक्स, ठीक है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज आपको, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, ये पूछा जाता है आपको। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 2-4 मैंने सिंगापुर के बारे में बताया आप लोगों को, कि सिंगापुर के साथ कौन सा आपका नेवल एक्सरसाइज होता है या मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। तो जिस कंट्री के साथ जो जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है वो आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं श्रीलंका के साथ होने वाला एडिशन, इवन एडिशन भी आपको पूछ दिया जाता है कि कौन सा एडिशन था, या फिर आपको कौन सा उसमें जो है वो जो भी आपको आईएनएस भेजा गया था या जो भी सिप भेजा गया था, ये भी पूछा जाता है। तो जब भी आपको स्लिनेक्स होने वाला है, इंडियन नेवल सिप, ठीक है, आईएनएस राणा, और ये क्या है आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और आईएनएस ज्योति। तो ऐसे आपको पूछा जाएगा कि जो राणा और ज्योति आपका क्या चीज़ है, ठीक है। तो राणा आपका क्या है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और ज्योति जो है वो फ्लीट टैंकर टैंकर है, ठीक है। तो ये दोनों आपको कहाँ पे भेजा गया, कोलंबो में भेजा गया। और ये 12th नंबर का एडिशन है, ये एज इट इज़ स्टेटमेंट, यहीं से स्टेटमेंट आपको पीआईबी से उठा के पूछे जाते हैं। तो 12th एडिशन है आपको श्रीलंका और इंडिया नेवल एक्सरसाइज का, जिसको स्लीनेक्स शॉर्ट में बोलते हैं। और ये आपको 14 से लेके 18 अगस्त के बीच में होने वाला है। ये अभी अब चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये याद रखना है आपको। और जो आपको आईएनएस यूज हुआ है राणा और ज्योति, ये याद रखना है। जो इसका पहले वाला आपका एडिशन हुआ था उस नेक्स्ट का, वो कब हुआ था, 2024 में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, ये विशाखापत्तनम में हुआ था। और ये अभी ये वाला जो एडिशन है वो कहाँ पे हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है। और जो श्रीलंका की तरफ से आपको SLNS गजबाहू और विजयबाहू ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेके, कैबिनेट ने अप्रूव किया, ठीक है, 8,146 करोड़ का टैटू टू, ठीक है। तो ये हाइड्रो, एक तो पूछा जाएगा टैटू, सेकंड आपका क्या है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जो कि बन कहाँ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है।
उसका जो आपको पूछा जाए कैपेसिटी कितना है, तो ये 700 मेगावाट का है। और बोला जा रहा है कि ये अगर कंप्लीट होता है तो 12% जो है आपको फ्री पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, कहाँ पे, जो खासकर जो अरुणाचल वाले एरिया में रहे। इवन जो आपका प्रोजेक्ट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होता है, वो पूछा जाता है कि कौन सा रिवर पे है, तो ये सियोम रिवर बेसिन में आता है, ठीक है। जो आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है वो सियोम रिवर बेसिन में बनने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, झारखंड लिफ्टेड द 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। तो 2025 का जो आपका जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था, उसमें आपको किसने जीता है, 15th नंबर का एडिशन याद रखना, तो झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, न्यू टाइप ऑफ सुपरनोवा, ठीक है। तो ये बहुत लंबा सा न्यूज़ है, साइंस एंड टेक का न्यूज़ है, आपको बेसिक पता होना चाहिए सुपरनोवा क्या होता है। ये एक्सप्लोजन ऑफ जो स्टार होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ह्यूमन का एक लिमिटेड लाइफ होता है कि इतना लाइफ स्पेन होता है, वैसे स्टार का भी एक लाइफ स्पेन होता है। तो जब उसका लाइफ ख़त्म होता है, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसको ही हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारे हीट लाइट इमिट होते हैं। तो इसमें भी आपको सुपरनोवा भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एक तो कोर कोलैप्स होता है, ये याद रखना, कोर कोलैप्स पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये सुपरनोवा जो आपको एक्सप्लोजन ऑफ स्टार होता है उसी से रिलेटेड है। जब स्टार अपने लास्ट स्टेज में होता है, खासकर यहाँ पे इवन रेंज भी बताया जाता है कि कितना रेंज होगा तो उसको सुपरनोवा बोला जाएगा, कितना रेंज होगा तो उसको रेड शिफ्ट बोला जाएगा, ब्लैक होल बोला जाएगा। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो आपको याद रखना कि एटलीस्ट 8 टाइम्स ऑफ लार्जर देन द सन, अगर हमारे सन से 8 गुना बड़ा है, तब जो एक्सप्लोजन होता है स्टार का, तो उसको ही हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। यहाँ पे एक और टर्म यूज़ है, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में समझ लेते हैं। ये अगर अगर आपका स्टार बहुत मैसिव है, ठीक है, बहुत बड़ा है, और उसका एक्सप्लोजन अगर हो रहा है, तो उसको ब्लैक होल बोला जाता है। अब ब्लैक होल में आपका क्या होता है ना कि डेंस पॉइंट होता है, जिसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि सिंगुलैरिटी आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ब्लैक होल से रिलेटेड है। अब ब्लैक होल में आपका इतना इंटेंस ग्रेविटी होता है कि वहाँ से लाइट भी पास नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो ब्लैक होल का पूरा ब्लैक होल इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल लाइट जा ही नहीं सकता है, ठीक है। ग्रेविटी इतना होता है कि लाइट वहाँ पे स्केप कर ही नहीं सकता है। तो लाइट अगर स्केप नहीं करेगा तो एरिया आपका क्या हो जाता है, पूरा डार्क हो जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक होल बोला जाता है। अब यहाँ पे जो न्यूज़ है आपका सुपरनोवा को लेके, वो देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बात किया कि न्यू टाइप ऑफ सुपरनोवा जो वो देखा गया है, जिसको एज ए स्टेलर एक्सप्लोजन आर नोन that occurred when massive star tried to swallow a black hole with which it had engaged, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और टर्म यूज़ हुआ है, बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम तो आपने कंप्यूटर में सुना होगा, बट यहाँ पे बाइनरी सिस्टम हो सकता है करंट अफेयर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बाइनरी सिस्टम अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो द स्टार विच हैज़ एटलीस्ट 10 टाइम्स एज अ मैसिव एज आवर सन, अगर 10 गुना हमारे सन से क्या बड़ा है, एंड द ब्लैक होल विच हैड अ सिमिलर मास वेर ग्रेविटेशनली बाउंड बाई वन अनदर, वट इज कॉल्ड अ बाइनरी, ठीक है। तो ये आपका अगेन ब्लैक होल से रिलेटेड ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में जाके नहीं पूछेगा या फिर इतना आपको उस तरह के स्टेटमेंट नहीं आएंगे, बट बाइनरी सिस्टम पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये आपको ब्लैक होल और सुपरनोवा से रिलेटेड है। और ये जो न्यू टाइप मिला है, तो ये अभी रिसर्च का एरिया है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी होगा। तो हमें बस सुपरनोवा क्या होता है और ब्लैक होल क्या होता है, ये दोनों डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, इतना ही न्यूज़ था आज का, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर सकते हो, इससे आपको भी बेनिफिट होने वाला है। तो विच कंट्री ऑल्सो सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। तो ये ऑप्शन है, इंडिया के अलावा कोई और भी कंट्री है जो 15 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाता है। तो ऑप्शन साउथ कोरिया, जापान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। अगर आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।